अब हम बात करते हैं रिलेशन की कि रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले आप रिलेशन से पहले एक चीज समझना, जैसे मैं बोल दूं आपको कि दिल्ली भारत की राजधानी, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो राजधानी है वो क्या संबंध है भारत का और दिल्ली का, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन। जैसे मैं बोल दूं कि राम श्याम का पिता है, राम इज फादर ऑफ श्याम, ठीक है, मैंने ये बात बोल दी। तो यहाँ पे जो पिता है वो इन दोनों के बीच के संबंध की बात कर रहा है, ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी, यहाँ पे राजधानी, यहाँ पे संबंध है राम श्याम का पिता। उसी टाइप से आपके जीवन के अंदर बहुत सारे रिलेशन है, कोई आपका दोस्त हो सकता है, कोई आपकी पत्नी हो सकती है, इस प्रकार अलग अलग बने हुए रिलेशन बहुत सारे। तो जब यही रिलेशन नंबर में आता है, जैसे मैथ्स में आता है, जैसे कि मैं बोल दूं कि 5 इज अ नेचुरल नंबर, तो ये संबंध क्या है, नेचुरल नंबर होने का संबंध है 5 का, कि 5 एक प्रकार का कोई नेचुरल नंबर है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं 5 यहाँ पे नेचुरल नंबर। तो इसी प्रकार मैथ्स के अंदर और भी बहुत सारे रिलेशन होते हैं, हम उस रिलेशन के पढ़ने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसको मैं यहाँ से आ रहा हूँ, वो काट देना, ठीक है। अब आप रिलेशन पढ़ने से पहले कुछ इसकी टर्म्स और पढ़ें, उसके बाद आप रिलेशन पढ़ोगे तो आपको एकदम से बचेगा। फर्स्ट चीज आप पढ़ी एक कथन, इंग्लिश में बोल दो तो आप स्टेटमेंट। क्या होता है कोई स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट जैसे आपने कोई बात कही तो उस बात को कहने पर ही मैं बता सकता हूँ कि या तो सत्य या असत्य। जैसे कि मैं बोल दूं कि नरेंद्र मोदी भारत के राष्ट्रपति हैं, अब देखते हैं बोल दोगे कि ये तो झूठ है, राष्ट्रपति कहाँ होता है, प्राइम मिनिस्टर है, तो आप इसको बोल दोगे हाँ ये तो असत्य है। ऐसे जो सेंटेंस ऐसे होता है, जैसे वही लाइन टू लाइन, जैसे नरेंद्र मोदी भारत के राष्ट्रपति, आप बोल दोगे ये तो असत्य है। मैं बोल दो यहाँ पर कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता, तो आप बोलोगे हाँ सत्य है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सपने बिल्कुल सच बोल रहे हैं सर। उसी टाइप से कोई भी आ गया जिसके अंदर एकदम वो वाक्य कह रहा हूं, उसके ऊपर आप बता दोगे या तो सत्य है असत्य, उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। उसके बाद सेकंड टर्म आती है आपकी, स्टेटमेंट आ गया, उसके बाद एक सेकंड टर्म आती है ओपन सेंटेंस। अब सबसे पहले भाई स्टेटमेंट पढ़ना क्यों जरूरी है, जब भी कोई रिलेशन बनता है तो उस रिलेशन में एक आता है स्टेटमेंट, एक आएगा आपका, 2 सेट्स आएंगे और उन 2 सेट्स के बीच में एक कोई ना कोई आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके कारण ही रिलेशन बने। इसलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट से बात करें। उसके बाद आता है ओपन स्टेटमेंट, ये भी बड़ा खास होता है। क्या होता है कि आपको कुछ चीजें बोल दी, बट उसके सच होना या असत्य होना, मतलब उसके कथन होने के लिए आपको एक दूसरी बात बोलनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए आप क्या बोलोगे कि ये तो बात सही है, ये सत्य असत्य आप कैसे बता सकते हो, आप तब तक ये बात नहीं बता सकते जब कोई आपके पास, हाँ आप इसके अंदर ये असत्य या असत्य कब तक, या ट्रू या फॉल्स कब तक नहीं बता सकते, जब तक आपको बस एक्स के बारे में कुछ कहा नहीं जाए। मैं आपको बोल दूं x = 4, आप बोलोगे सर ये तो असत्य है। मैं बोल दूं x = 2, आप बोलोगे हाँ ये तो सत्य है। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे सेंटेंस जिसके बारे में तब तक कुछ कहा नहीं जा सके कि वो सत्य है या असत्य है, ट्रू या फॉल्स है, जब तक उसके बारे में कुछ और नहीं बोला है। जैसे अब एक और एग्जांपल देना, ठीक है, आपको पता ही नहीं x कौन है y कौन है, तो आप कैसे बता सकते हो कि x² + y² 10, ये सत्य असत्य मैं कैसे बता सकता हूँ, मेरे पास तो ना x है ना y है। अब बोल दो हाँ x इतना y इतना, मान लो बोलते कोई x √9 है,
और y √1 है, मैं कहूँगा हाँ सच है, ये बात कोई दिक्कत नहीं। बट जब तक x और y के बारे में कुछ बोला नहीं जा सके तब तक हम नहीं बोल सकते कि ये स्टेटमेंट है या नहीं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और लो आप, देखना समझना उस चीज को कि x इज अ होल नंबर। भाई x इज होल नंबर, आप कैसे बता सकते हो सत्य के नहीं, जब तक आपको x ही नहीं बोल रहा है कि x क्या, मैं बोल दूं x इक्वल टू -5, आप क्या बोलोगे, ये तो असत्य है। हाँ, पर आपको क्या x के साथ कोई ना कोई और देना पड़ा, तो ओपन स्टेटमेंट वो होते हैं कि जिसके कोई सेंटेंस, कोई स्टेटमेंट जिसके सत्य या असत्य होने का प्रूफ तब तक नहीं हो सकता कि जब तक उसके बारे में कुछ और नहीं कहा जाए, किसी और वाक्य में उसके बारे में कुछ ना कुछ कहना जरूरी है। ठीक है, हमने 2 टॉपिक समझ लिए, थर्ड पॉइंट आप समझिए। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर जिसको हम कहते हैं क्रमिक युग्म, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं खुला वाक्य। ऑर्डर पेयर क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई सेट है ए, किसी भी सेट में कोई एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो तो ए है, बी है, सी है, कोई 3 एलिमेंट है, तो इनके अंदर इसका जो ऑर्डर है उसका सही होना जरूरी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि ए बी सी ऐसा ही है, कोई जरूरी नहीं। आप इसको चाहो तो ये भी लिख सकते हो, बी सी ए लिख दो आप, ठीक है। आप इसको चाहो तो आप लिख दो सी ए बी लिख दो, आप मर्जी चाहे वो इस बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं। आप इसके बारे में कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, ए बी सी लिख सकते हो, बी सी ए लिख दो, सी बी भी लिख सकते हो। बट ऑर्डर पेयर क्या कहता है कि जब किसी सेट के अंदर क्रम का महत्व हो जाए, मान लो ये सेट है और इसके अंदर आपके किसी ऑर्डर का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, तब उसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। आप ध्यान रखना क्या डेफिनेशन है कि मान लो कोई सेट ए है और उसके अंदर उसकी जो एलिमेंट है उसके ऑर्डर का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, उसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। जैसे आप एक संख्या देखना 2 5 3, अगर मैं इसको लिख दूं 3 5 2 तो क्या इक्वल है? आप बोलोगे नहीं सर, ये तो 253 और ये 352 है, दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों सेम नहीं। तो इस ऐसे कुछ एलिमेंट जिसके अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंस रखता है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। इसके अंदर क्या होता है, मान लो ए और बी एलिमेंट है, तो इसके लिए इक्वल नहीं होंगे कभी भी बी और ए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंस रख रहा है, जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंस रखता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर, और उसके लिए कभी भी ए बी इक्वल टू बी ए नहीं हो सकता। ठीक है, ऑर्डर पेयर हो गया। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं कार्तीय गुणा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि मान लो आपके पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है आपके पास, तो उन दो सेटों के अंदर फर्स्ट एलिमेंट आप ए का लें और सेकेंड एलिमेंट आप बी का लें, उसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। किसे डिनोट करते हैं? ए क्रॉस बी से। एक एग्जांपल ले लो, मान लो कि आपके पास ए के अंदर कुछ एलिमेंट है, जैसे एक्स है, वाई है, और बी जो आपका सेट है उसके अंदर आपके एलिमेंट है ए और बी। तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो होता है एक्स ए, फिर आता है एक्स बी, वाई ए, दूसरा होता है वाई बी। देखो इसके अंदर मैंने क्या बोला कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पहले सेट का, सेकंड एलिमेंट आपका सेकंड सेट का आपको लेना होता, तो उससे बनने वाला जो सेट होता है उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये इस टाइप से होता है, एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी। क्लियर? आपको एग्जाम्पल समझ में आया? ठीक है, इसको एक लिखने का तरीका होता है, सेट क्लोज। हमने 4 चीजें पढ़ी। सबसे पहले स्टेटमेंट,
एक बार वापस हम रिवाइज करते। स्टेटमेंट क्या होता है कि आपको कोई बात कही जाए और आप उससे पता लगा सको कि सत्य या असत्य, उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट। ओपन सेंटेंस क्या होता है कि कोई ऐसा सेंटेंस कहा जाए जिसके बारे में आप तब तक सत्य या असत्य का कह नहीं सकते जब तक उसके लिए कोई एक अन्य लाइन नहीं कही जाए। तीसरा था ऑर्डर पेयर क्या होता है, जब किसी सेट के अंदर उसके जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंस रखने लग जाए तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मान लो कि दो सेट है ए और बी है, तो उसके अंदर जो पहला प्रोडक्ट ए का लिया जाए, सेकंड प्रोडक्ट बी का लिया जाए, तो इस प्रकार जो सेट बनते हैं उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैं समझता हूँ आपको ये चारों समझ में आए होंगे। इन चारों को समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो इसी पे बेस्ड है। अब हमारा जो टॉपिक लिखा है रिलेशन, आप इसको समझना है, आप इसको एग्जाम्पल समझना कि रिलेशन क्या होता है। मान लो कि आपके पास ए कमरा है और बी कमरा है, ठीक है। एक पेरेंट मीटिंग बुलाई गई, भाई बच्चे बड़े शैतान हो गए, पढ़ते नहीं है, उनके नंबर कम आए, तो पेरेंट मीटिंग बुलाएगी जिसके अंदर ए के अंदर एक रूम है, ए रूम है, बी दूसरा रूम। ए के अंदर मैंने सभी बच्चों को बैठा दिया, ये यहाँ पे सब बच्चे बैठ गए अलग अलग, राम बैठ गया, श्याम बैठ गया, मोनू बैठ गया, आदिल बैठ गया। यहाँ पे उनके गार्डियंस या पेरेंट्स को बैठा दिया, मतलब यहाँ पे क्या है, गार्डियंस के दो, आप इसको दे दो पेरेंट्स। यहाँ पे कौन बैठे, उनके चाइल्ड। क्लियर, अलग अलग बैठ गए भाई ये भी। अब मैंने क्या बोला, ए को जब मैं बुलाऊंगा, यहां से मैंने जब ए को बुलाया तो बी के अंदर अपने आप वो व्यक्ति आ जाएगा जो इससे रिलेटेड होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ए से बी में एक रिलेशन की बात कर रहे हैं। मैं क्या बोलूंगा, जैसे ए को मैंने बुलाया, जैसे मैंने ए को बुलाया, बी का वो व्यक्ति जो इससे रिलेटेड होगा वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, कोई रिलेशन क्या होता है कि मान लो आपके पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, तब इसके अंदर आपके ए सेट के अंदर जो एलिमेंट उनका बी सेट के एलिमेंट से हम रिलेशन की बात करते हैं। देखो दो कमरे, ए कमरा है, बी कमरा भी। मान लो मैंने बोल दिया भाई कि राम आजा बाहर, ठीक है, यहां से उसके पिता श्याम आ गए। हमारा रिलेशन क्या हुआ, कि हमारा रिलेशन एक ओपन सेंटेंस हुआ जिसके अंदर बोल रहे हैं वो कि मान लो कि राम एक्स है, यहाँ पे एक्स वाई के पेरेंट्स हों, सॉरी एक्स वाई का चाइल्ड है, एक्स है जो वाई का चाइल्ड है। क्या है, एक्स वाई का चाइल्ड। नॉर्मल बात, एक ओपन स्टेटमेंट बोल दिया एक्स, मैंने इसलिए बोला ओपन स्टेटमेंट क्यों पढ़ना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो रिलेशन की डेफिनेशन उसके अंदर ही रिलेशन की डेफिनेशन की बात करते हैं। भाई रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है कि मान लो आपके पास एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, और ये दोनों नॉन एम्प्टी हो सबसे पहले तो, तब ए से बी के अंदर एक रिलेशन आर हम स्थापित करेंगे, जो कि एक ओपन स्टेटमेंट पी एक्स वाई से डिनोट की जाती है। किससे की जाती है, पी एक्स वाई से डिनोट की जाती है। इसको लिखते किससे, उसके बाद आप समझना। सबसे पहले आर रिलेशन हो गया, मैंने क्या बोला, ए से बी का रिलेशन, मतलब सबसे पहले तो ए के आपके एलिमेंट्स सारे आ जाएंगे, आप लिखोगे यस सर एक्स आ गया, फिर आगे आपका वाई आ गया। ए से बी में रिलेशन, सबसे पहले एक्स आ गया एलिमेंट इसमें, फिर बी में रिलेशन मतलब वाई आ गया। ये मैंने बोल दिया सच दैट, इस प्रकार है कि जहां पर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, और साथ में क्या कहा गया, x इज अ चाइल्ड ऑफ y, x यहाँ पे y का बच्चा, ठीक है। इसको यूं नहीं लिख के आप मेन फंक्शन में क्या लिखोगे, आप जब आप इसके मेन फंक्शन की लिखते हो तो इसको लिखा जाता है पी ऑफ एक्स वाई। पी यहाँ पे क्या है, एक ओपन स्टेटमेंट है जिसके तहत क्या लिखा गया हमारे इसको एग्जांपल में कि एक्स वाई का बच्चा है, ठीक है। अब मैं सोचता हूँ आपको रिलेशन समझ में आ गया, देखना बहुत ध्यान से एक बार वापस देखना। मान लो आपके पास एक सेट है ए का, एक सेट बी का, जिसके अंदर ए में चाइल्ड है, बी में उसके पेरेंट्स है। तो ए से बी में हम कोई रिलेशन अगर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि एक एलिमेंट लिखा जाता है एक्स जो कि ए का, फिर बी का जिसमें हम रिलेशन जिससे रिलेशन हो रहा है वाई का हो गया,
x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी, और एक ओपन स्टेटमेंट हो जाएगा एक्स वाई, जिसके अंदर यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें तो इस एग्जांपल में आएगा कि x इज चाइल्ड ऑफ y। मैं आपको एक गणित का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसको समझिए। तो चलो समझने के लिए बड़ा अच्छा था एग्जांपल, पर हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि a है 1 2 3, b है 1 4 6, और आपका ये p ऑफ एक्स वाई बोल रहा है, मतलब ओपन स्टेटमेंट बोल रहा है x का दुगुना y है। ठीक है, x का दुगुना 2 टाइम्स y है, x का दुगुना y। अब इसको देखो ध्यान से, हम एक रिलेशन बनाने आज कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसके एलिमेंट मान लेते हैं, इसका एलिमेंट x है कोई, इसका एलिमेंट y है। इस प्रकार है कि x बिलोंग कर रहा है a में, y बिलोंग कर रहा है b में, और दूसरा आपका एक ओपन स्टेटमेंट है, वो बोल रहा है x का दुगुना y। x का दुगुना y। अब बताइए x का दुगुना कौन कौन है? तो आप बोलोगे सर 1 है, आप बोलोगे यस सर। 1 का दुगुना 4 है, आप बोलोगे नहीं है। 1 का दुगुना 6 है, आप बोलोगे नहीं। 2 का दुगुना 1 है, तो हो ही नहीं सकता। 2 का दुगुना 4 है, आप बोलोगे यस सर 2 4। 2 का दुगुना 3, आप बोलोगे नहीं। 3 का दुगुना है, यस सर 3 6। तो आपका जो रिलेशन है वो रिलेशन ये आ गया। आप देखो 1 का दुगुना 1, सॉरी यहाँ पे 2 आना चाहिए। 1 का दुगुना 2, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6, ये हमारा रिलेशन बन गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि मान लो जैसे 1 और 2 दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसको लिखने का तरीका 1 2 इज बिलोंग्स टू आर, मतलब ये 1 और 2 है इस रिलेशन में बिलोंग्स कर रहे हैं। या तो इसको ऐसा लिखा जाए, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 R 2। ठीक है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। दूसरा, मान लो कि मैं रिलेशन ये बोल देता, तो आप बोलते हो सर ये तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, कि ये तो इसका दुगुना नहीं है, तो उसका उल्टा हो गया, आप तो उल्टा बता रहे हो। तो बोलो हाँ ये रिलेशन नहीं है, तो इसको लिखा जाएगा 1 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। दूसरा और करके आप लिख सकते हो 1 क्रॉस 2 क्रॉस 1। ठीक है, आपके पास हो गया भाई 1 2 बिलोंग्स टू आर, और 1 R 2 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, और R नॉट बिलोंग्स टू 5। ठीक है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब हम बाउंडेशन की बात करते हैं कि भाई रिलेशन तो बन गया, इसके अंदर बाउंडेशन क्या है? बाउंडेशन क्या है? ये भी काट देना। हाँ, अब आपको वहां तक समझ में आया। अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी कोई सीमाएं होंगी, कोई इनकी प्रॉपर्टीज होंगी। अभी तो सीमाएं बोल दो, प्रॉपर्टीज बोल दो, ठीक है, आप इसको जो चाहे बोल सकते हो। अब आप ध्यान देखना, पहली बात इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जरूरी नहीं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेशन हो, कोई जरूरी नहीं, फिर भी वो एक रिलेशन कहलाएगा। कोई जरूरी नहीं कि भाई जैसे मैंने आपको बोला 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो भी कुछ तो पॉइंट मेरे को मिल गए रिलेशन के। तो इस प्रकार हो सकता है कि भाई जरूरी नहीं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के हर एलिमेंट या अलग अलग किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड हो, ये आवश्यक नहीं है। नहीं भी हो तो भी चलेगा, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि भाई ऐसा भी नहीं हो कि बी के सारे एलिमेंट ए के एलिमेंट से रिलेटेड और ए के सारे एलिमेंट बी के किसी न किसी सारे एलिमेंट से रिलेटेड। ये भी आपके लिए कोई जरूरी नहीं कि बी के भी कुछ छूट सकते हैं, ए के भी कुछ छूट सकते हैं। ये भी आप कंडीशन फॉलो कर सकते हो। उसके बाद होता है आपका थर्ड पॉइंट कि ए का कोई एक एलिमेंट है, वो बी के बहुत सारे एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है। उसी टाइप से बी के बहुत सारे एलिमेंट ए के भी किसी सिंगल एलिमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, या बी का कोई एक एलिमेंट ए के बहुत सारे एलिमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है। कहने का मतलब ये, मान लो आपके पास ये होता
1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे अगर 2 है ना 4 है, ये जरूरी, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, ये भी जरूरी, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने रिलेशन उधर बन रहे कितने नहीं बन रहे। मान लो ये भी हो सकता है 4 किसी को रिलेशन ही नहीं बना रहा, फिर भी हमारा ये रिलेशन है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जहाँ से आपके क्वेश्चन उठना चालू होता है कि भाई एग्जाम में तो हम क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं? क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ध्यान देना। टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमारा सबसे पहला जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्सिव, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। अब यहाँ पे देखना, एक एग्जांपल देखना कि ये व्यक्ति है हमारे पास, आप ये सब व्यक्ति, इस व्यक्ति को जानते हो, और एक दूसरी एक लड़की है, आप उसको भी सब अच्छी तरह से जानते हो। आप सब ने उसकी मूवी बहुत बार देखी होगी। बहुत सारे जो प्यार करने वाले लोग हैं वो इस मूवी को देख ही चुके हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, दिल तोड़ चुके हैं लोगों का, ठीक है। ड्रग्स ले लेके मर भी गए हैं, तो उसका तो हम क्या करें। पर अब इसको एग्जाम्पल समझना कि ये आपका भाई कबीर सिंह। कौन है ये? कबीर सिंह, जानते हो इसको? ये हो गया आपकी प्रीति, ठीक है। अब क्या है भाई, कबीर सिंह जो है प्रीति से प्यार करता है, पर भाई प्रीति हाल फिलहाल तो मानी है नहीं कि हाँ मैं तैयार हूँ तेरे से रिलेशन बनाने के लिए। अभी तो बोल रही भाई रुक जा, पहले समझने तो दे। तो मान ले, तो आप मान लो कि भाई कबीर सिंह को प्रीति को मनाना है, उसको पटाना है, जो भी करना है, उसको गर्लफ्रेंड बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा कि भाई कबीर सिंह जब तक खुद को नहीं समझता, कबीर सिंह जब तक खुद को नहीं समझ सकता तब तक क्या वो प्रीति को समझ सकता? आप बोलोगे ना सर, क्योंकि कबीर सिंह खुद को नहीं समझ सकता। वो कैसा भाई, वो ड्रग्स लेता है, वो गुस्सा करता है, वो कैसा व्यक्ति है। जब तक कबीर सिंह खुद को पता नहीं चलेगा तब तक क्या वो प्रीति को समझ सकता है? नहीं समझ सकता। तो स्वतुल्य संबंध यही कहता है कि माना कोई सेट ए है, मैं, हाँ, इस रिलेशन बनाने से पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन की एक बात बता देता हूँ कि हम जितने भी टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे वो किसी एक सेट के एलिमेंट की बात करेंगे। ऐसा नहीं होगा 2 सेट ले लेंगे, नहीं, कोई भी रिलेशन पढ़ेंगे उसमें एक सेट लेंगे, उसके अलग अलग एलिमेंट की बात करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है, मान लो कि आपके पास कोई सेट है ए, उसके अंदर कोई एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इन सबको मैं मान लेते हैं, ठीक है, रिलेशन। तो मान लो आपके पास कोई सेट ए है, तो उसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए, जैसे ए के लिए भी, बी के लिए भी, सी के लिए भी, डी के लिए भी एक संबंध होना चाहिए कि वो खुद से ही संबंधित हो। वो खुद से ही नहीं, खुद से संबंधित हो। कहने का मतलब इस प्रकार का रिलेशन, ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, उसी प्रकार सी के लिए और डी के लिए भी हम बात करें। तो स्वतुल्य रिलेशन कहता है कि मान लो आपके पास कोई सेट ए, नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें प्रत्येक एलिमेंट ए के लिए, प्रत्येक एलिमेंट के लिए वो रिलेशन स्वतुल्य होगा। कब? जब वो स्वयं से ही रिलेटेड हो, ठीक है। तो हम स्वतुल्य रिलेशन क्या होता है कि मान ला कि ए एलिमेंट है, तो ये जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम? स्वतुल्य रिलेशन। रिफ्लेक्सिव बोल दो इस रिलेशन को। यहाँ पे एक चीज आप याद रखना कि स्वतुल्य ये बोलता है कि भाई वो स्वयं से संबंधित तो होना ही चाहिए, पर अगर वो किसी और से भी संबंधित हो, मान लो भाई ए से रिलेटेड हो ही जाए, परंतु ए किसी और से भी रिलेटेड होना चाहिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही कहलाएगा। अब एक एग्जांपल लो कि मान लो आपके पास एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है ए है, बी है, ठीक है। तो ए बी, और थोड़ा एक और एग्जांपल ले लो, सी है, जिसके अंदर मान लेते कोई रिलेशन बनता है, वो रिलेशन ऐसा बन गया ए बी, ए सी, फिर बन गया बी बी और सी सी। आप क्या बोलेंगे? हाँ सर, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों रिफ्लेक्सिव? प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड है, मतलब ए से हो गया, बी से हो गया, सी से हो गया। मैंने क्या बोला कि भाई स्वयं से रिलेटेड हो जा, उसके बाद किसी और से भी रिलेटेड हो, तो स्वतुल्य तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, या रिफ्लेक्सिव को उसका कोई मतलब नहीं। अब सेकंड बात करना, सिमेट्रिक रिलेशन।
हम बात कर रहे हैं किसकी, सिमेट्रिक रिलेशन की, जिसको हिंदी में कहता हूँ सम्मित, सम्मितता का संबंध। वापिस हम चलते भाई कबीर सिंह ने हमारी प्रीति के पास। अब क्या हुआ, कबीर सिंह ने बहुत सारे एफर्ट किया, प्रीति को लगभग प्रपोज कर ही दिया और उसको लगभग पटा भी लिया। बट अब मेरी ये बात है कि माना कबीर सिंह तो प्रीति से बहुत प्यार करता, बात सही है, बट ये रिलेशन कब बॉन्ड होगा, कब मजबूत होगा, जब प्रीति भी कबीर सिंह से इतना ही प्यार करे। मतलब भाई ये रिलेशन इधर भी इतना ही जाए और ये रिलेशन इधर भी इतना ही जाए, तभी भाई संबंध बनेगा। नहीं तो क्या हुआ भाई, ये तो प्यार करता पर ये प्यार नहीं करते, तो वो संबंध ऐसे टूट जाएगा। तो सिमित रिलेशन कहता है कि माना कि आपके पास कोई सेट ए है, उसके अंदर दो एलिमेंट है ए और बी, ठीक है, ये दो एलिमेंट है, तब ए तो बी से रिलेटेड हो, उस स्थिति में बी का ए से भी रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, कोई समझे रिलेशन कब होता है कि माना कि आपके पास कोई सेट ए है, उसके अंदर दो एलिमेंट ए और दूसरा एलिमेंट है बी है, तब ए बी दोनों आपस में रिलेटेड है, तो बी का ए से भी रिलेशन होना ही आवश्यक है। अगर ये रिलेशन नहीं होता तो ये सम्मित नहीं हो सकता। थर्ड रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको हम कहते हैं संक्रामक। अब क्या हुआ भाई, प्रीति थे यहाँ, प्रीति के पिताजी आ जाएंगे भाई, ये आ गए प्रीति के पिताजी। प्रीति के पिताजी का नाम क्या था, फतेह सिंह। क्या नाम है ये, फतेह सिंह। अब भाई हुआ क्या कि भाई कबीर सिंह प्रीति से प्यार करता है, प्रीति भी कबीर सिंह से प्यार करने अब लग गई, मतलब दोनों का रिलेशन हो गया मजबूत। पर अब व्यक्ति आ गई भाई बात सी की, तो भाई कबीर का प्रीति से रिलेशन है बात सी, उसी प्रकार प्रीति का अपने पिताजी से भी, अपने पेरेंट्स का रिलेशन है भाई, प्रीति अपने पेरेंट्स का भी इतना ही रिस्पेक्ट करती है। तो बात ये है कि अगर कबीर सिंह का प्रीति से रिलेशन हो जाए, प्रीति का अपने पिताजी से रिलेशन है, तो यदि कबीर सिंह का प्रीति से रिलेशन बने तभी बात बनेगी भाई। तो कबीर सिंह प्रीति एकदम बराबर प्यार करते हैं, प्रीति अपने पिताजी से प्यार करती है, बट अगर उसके पिताजी ना बोल दे भाई तू शादी नहीं कर सकती, तो क्या रिलेशन में मजबूत हो सकता, आप बोलोगे नहीं, कभी न कभी कुछ न कुछ बॉन्ड तो हमेशा, मतलब कुछ न कुछ कमी हमेशा रहेगी। तो इस रिलेशन के मजबूत के लिए कबीर ने उसके पिताजी का भी रिलेशन बनना चाहिए। इसको ट्रांजिटिव में क्या समझते हैं, मान लो आपके पास कोई सेट ए है, उसके 3 एलिमेंट है ए बी और सी, तब उस स्थिति में ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, ए और बी का आपस में अच्छा रिलेशन है, बी और सी का भी अच्छा रिलेशन है, मतलब भाई प्रीति और उसके पिताजी का रिलेशन अच्छा ही है। तब उस स्थिति में अगर ए का सी से भी रिलेशन हो जाता है, सी का ए से भी रिलेशन हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि हाँ ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन। आप इससे एग्जाम्पल से समझना, आपको आसान लगेगा इसको समझना। अब भाई आपने ये तीनों रिलेशन तो पढ़ ली, लास्ट आता है और जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक नहीं आता, 1-2 रिलेशन और बचता है, उसको बाद में बात करेंगे, परंतु थोड़ा रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशन की हम बात कर लेते हैं। ये रिलेशन आपका तुल्यता का रिलेशन, कैसा रिलेशन है, तुल्यता का संबंध, इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलिटी, इक्विलिटी रिलेशन। क्या होता है भाई, कबीर सिंह मान गया, कबीर सिंह के पिताजी कबीर सिंह मान गया, प्रीति मान गई, प्रीति के पिताजी मान गए। अब भाई लास्ट काम क्या होगा भाई, अब शादी करा दो सकती, पर ये शादी कब हो सकती है, जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, रिलेशन सिमेट्रिक हो, और थर्ड आपका यही रिलेशन क्या हो, ट्रांजिटिव भी। 3 रिलेशन हो भाई, आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तब ये रिलेशन होता है इक्विलिटी का। तो इसी प्रकार जब कबीर सिंह और आप उसके एग्जांपल समझिए भाई, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव, तीनों भी बन गए,
तो अब अंतिम में क्या बचा, शादी बची उन दोनों की, तुल्यता संबंध यही कहता है। अगर ये तीनों रिलेशन आपका फॉलो करते हैं, इसको हम कहते हैं रिलेशन ऑफ इक्विलिटी, इक्विलिटी का रिलेशन। इस रिलेशन के बाद आपकी 2 पॉइंट और रह जाते हैं। डोमेन और रेंज। हमने एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में कि आपका एक क्लासरूम है, इसमें स्टूडेंट चाइल्ड बैठे हैं और ये उसके गार्डियन बैठे हैं, ये बी रूम है। तब जिसका संबंध हो रहा, मतलब ए का संबंध हो रहा है बी से, तो जिसका संबंध हो रहा है उसको हम कहते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं हम? डोमेन। इसको नोटेट करते हैं ए, ठीक है, कि वो जिसका रिलेशन ए से बी में हमको करवाना, किसका रिलेशन? जिसका रिलेशन करवाना, मतलब हमको ए का रिलेशन करवाना, तो ए जो होगा वो उसको हम बोल देंगे डोमेन। क्या बोल देंगे? डोमेन। दूसरा होता है रेंज। रेंज क्या होती है? जिससे रिलेशन स्थापित हो रहा है, किससे हो रहा है? ए का बी से, मतलब इन चाइल्ड का, इनके पेरेंट और गार्डियन से हो रहा है। तो यहाँ पे जो गार्डियंस आ गए वो क्या हो गए? आपकी रेंज हो गए। रेंज को लिखते हैं हम लोग, ठीक है। आपको समझ में आया डोमेन और रेंज? फिर डोमेन क्या होता है? जिसका रिलेशन हम करवा रहे हैं, और रेंज क्या होता है? जिससे रिलेशन हो रहा है। क्लियर? आपका एक रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशन। कौन सा रिलेशन होता है आपका? एक रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या बोलता है कि आपके पास कोई सेट ए है, उसके अंदर आपके पास एलिमेंट है, ए एलिमेंट हो गया, बी एलिमेंट हो गया, सी एलिमेंट हो गया। तो आइडेंटिटी रिलेशन ये बोलता है कि इसके अंदर प्रत्येक एलिमेंट का केवल और केवल प्रत्येक सही हो, मतलब ए का केवल ए से ही हो, बी का केवल बी से ही हो, और सी का केवल सी से ही हो, उसके अलावा कोई नहीं हो। इसके अंदर आप ध्यान रखना कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव में क्या संबंध था कि रिफ्लेक्सिव इसके बाद भी अगर कोई रिलेशन बनता है, रिफ्लेक्सिव ना बोलता, कोई हमको फर्क नहीं पड़ता, बट आइडेंटिटी बोलता है इसके बाद कोई रिलेशन बनना नहीं चाहिए। आपके दोनों क्लियर होगा भाई? आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है वो भी, ये रिफ्लेक्सिव में भी कंफ्यूजन भी नहीं। लास्ट हमारा आज का टॉपिक है, वो है उसी एग्जांपल पे जाता है कि भाई ये बॉक्स है, सॉरी ये रूम है ए, ये रूम है बी। अभी हम क्या रिलेशन कर रहे थे? ए का बी से रिलेशन। अभी इन्वर्स में क्या करेंगे? बी से ए का रिलेशन। कि मेरा ये कहना है कि अगर ए का बी से कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो भाई बी का भी कुछ ना कुछ ए से रिलेशन है। ए का बी से रिलेशन है कि वो उनके पेरेंट हैं, तो बी का ए से रिलेशन है कि उनके चाइल्ड है, मतलब भाई ए का बी से कुछ ना कुछ रिलेशन तो है ही, बन ही रहा। तो इस प्रकार कि भाई जब ए का बी से बने, तब बी का भी ए से बन जाए, तो उस रिलेशन को कहते हैं इनवर्स। इसको शो करते हैं आर इनवर्स से। इसके अंदर क्या होगा इनवर्स में? इसका एलिमेंट पहले लिख दो, सच दैट बी बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू ए, और पी ऑफ बी ए की कोई कथन कह देगा भाई अंदर आके। ये हो गया क्लियर? इसके अंदर डोमेन और रेंज की बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर डोमेन कौन होगा? ये होगा, मतलब जो पहले आर बनता था उसकी रेंज होगी। इसके अंदर रेंज कौन होगा? जो आर का पहले डोमेन था वो इसकी रेंज डोमेन हो गया इसके लिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में इनवर्स रिलेशन क्या होता है। ये हमारा आखिरी टॉपिक था आज का। अब हम हमारी जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम सवालों की बात करेंगे।
रिलेशनशिप।